ग्रैनी ने स्पिरिट का शुक्रिया अदा करते हुए निहायत अकीदतमंदी से उसे वापस जाने का कहा, मगर प्लानचेट 9 पर आकर रुक गई। ग्रैनी ने परेशानी से मैगी की तरफ देखा। मैगी भी हैरान थी कि स्पिरिट वापस जाने से क्यों इनकारी है। ग्रैनी ने कई बार स्पिरिट को वापस जाने का कहा, मगर बार बार प्लानचेट 9 पर आकर रुक जाता। मैगी सारी सूरत हाल से घबरा गई थी। अगर स्पिरिट ना गई तो क्या होगा, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि अचानक ही ग्रैनी की बद्दी आवाज़ उसके कानों से टकराई। सामने बैठी ग्रैनी का लबो लहजा तब्दील हो चुका था। उनके मुंह से अजीब भयानक आवाज़ें निकल रही थी। ब्लैक गाउन का हुड सर से नीचे खिसक गया था। उनका जला हुआ चेहरा भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो न जाने किस जुबान में बोल रही थी। मैगी के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसने प्लानचेट से जैसे ही अपनी उंगलियां हटाई, कमरे में जैसे भूचाल आ गया। हर चीज़ उड़कर दीवारों से टकराने लगी। मैगी ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहा, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने पूरी कुव्वत से जोर लगाकर दरवाज़ा खटखटाया, मदद के लिए पुकारा, मगर किसी तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। कमरे में जली हुई कैंडल बुझ चुकी थी। कमरा गुप्त अंधेरे में डूब चुका था। ग्रैनी की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसने डरते हुए ग्रैनी को कई आवाज़ें दी, मगर जवाब नहीं आया। वो दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां स्विच बोर्ड से टकराई। उसने जल्दी से कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और सामने विंडो की तरफ देखा। उसे ग्रैनी कुर्सी से नीचे गिरी हुई नजर आई। उसने जल्दी से उन्हें उठाया और बेड पर लिटा दिया। ग्रैनी बेहोश थी। उनके हाथ और जिस्म पर कई जगह चोटें लगी थी। उसने दराज से बैंडेज निकाली और उनके जख्मों पर लगा दी। थोड़ी देर तक ग्रैनी को होश आ गया। मैगी के पूछने पर उन्होंने बताया कि स्पिरिट न सन से आई है न मून से, बल्कि एक भटकती हुई खतरनाक रूह है जो अपना मकसद पूरा करना चाहती है। इसकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसका मर्डर किया था। ये उनसे बदला लेना चाहती है, इसलिए उसे एक ऐसे जिस्म की तलाश है जिसमें रहकर ये अपना काम पूरा करना चाहती है। अगर तुम्हें साइमन चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें उसे अपने अंदर रहने की इजाज़त देना होगी, वरना साइमन को हासिल करने की विश को हमेशा के लिए भूलना होगा। ये सब सुनकर मैगी के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, उसे साइमन चाहिए था, मगर एक स्पिरिट को बदले में अपने अंदर बुलाना नामुमकिन। अभी वो इस स्पिरिट की ताकत देख चुकी थी। वो इतनी बड़ी हिमाकत कभी नहीं कर सकती थी। ग्रैनी, आप इस स्पिरिट को वापस भेज दे, चाहे ये जहाँ से भी आई हो। मैं अपनी विश वापस लेती हूँ, उसने खौफ से लड़ते हुए ग्रैनी से कहा। ग्रैनी ने कहा वो किसी भी तरह उसे वापस जाने पर राजी कर लेगी। अब वो घर चली जाए। उसने ग्रैनी को अपना ख्याल रखने को कहा और फिर वहाँ से बाहर आ गई। उसके जाने के बाद ग्रैनी ने खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हों, और फिर उनकी नज़रें वीजे बोर्ड पर आकर रुक गई। प्लानचेट अभी तक 9 पर रुकी हुई थी। वीजे बोर्ड के दरमियान में बनी हुई शैतानी शक्ल सुर्ख होकर उभर चुकी थी। उनका दिल दहशत से कांप गया। वो इस शैतानी रूह की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। उन्होंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया, मगर वो इतनी जल्दी हिम्मत हार देती तो वो स्पिरिट उन पर हावी हो जाती और फिर मैगी की ज़िंदगी तबाह कर देती, और वह ऐसे नहीं होने दे सकती थी। वो उठी और ऐसे से चलती हुई वीजे बोर्ड के सामने आ बैठी। ग्रैनी अपनी ज़िंदगी का आखिरी खेल शुरू कर चुकी थी। मैगी जब घर पहुंची तो रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। मार्था अभी तक नहीं आई थी। उसने शुक्र अदा किया। वो इस वक्त बहुत थक चुकी थी और इस वक्त उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। बिस्तर पर गिरते ही उसे गहरी नींद में आ घेरा। सुबह उसकी आंख मार्था के जगाने पर खुली। उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, इसीलिए मार्था ने उसे उठाया। उसने फ़ोन चेक किया। सारी कॉल्स ओल्ड होम से आई थी। उसने जल्दी से नंबर डायल किया। फ़ोन पहली बेल पर उठा लिया गया। उसने ग्रैनी के बारे में पूछा और जो कुछ उन्होंने बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ग्रैनी मर चुकी थी। वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। वो उसे ग्रैनी की डेड बॉडी ले जाने का कह रहे थे। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो फूट फूट कर रो दी। मार्था ने उसे जल्दी से संभाला। ग्रैनी की मौत उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। इस वक्त मैगी को एहसास हुआ, भरी दुनिया में अकेला रह जाना किसे कहते हैं। ग्रैनी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थी। उसने आखिरी बार कॉफन में लेटी ग्रैनी के चेहरे को छुआ, जो बिल्कुल बर्फ़ की मानंद सर्द था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ग्रैनी जा चुकी हैं। कल रात के सारे मंजर जो उसने ग्रैनी के साथ गुजारे थे उसकी निगाहों में घूम रहे थे। ओल्ड होम से उनका सामान आ चुका था। उसने कार्टन खोला। अंदर से ब्लैक गाउन, कुछ किताबें और चंद तस्वीरें निकली।
सबसे नीचे उसे वो वीडियो बोर्ड वाला बॉक्स नजर आया। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला। ये बोर्ड है ही मनहूस। ग्रैनी ने सच कहा था, शायद इसकी वजह से ही उनकी जान गई हो। मैगी ने लम्हा भर को सोचा और वीजे बोर्ड ले जाकर बिल्डिंग के बाहर पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। आज उसे जॉब ढूंढने जाना था। उसकी सेविंग्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। उसे नौकरी के लिए धक्के खाते हुए 2-3 जगह उसे जॉब मिलने की उम्मीद थी, मगर आज उन्होंने भी जवाब दे दिया था। रोज़ ही ऐसा होने लगा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अच्छी भली ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी, मगर एक कमबख्त साइमन जाने कहाँ से आ गया था। उसने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी का तल्ख घूंट अपने अंदर उंडेला और सामने सड़क की तरफ देखने लगी। सड़क के दूसरी जानिब बने कैफ़े में से उसे नैन्सी साइमन के साथ निकलती हुई नजर आई। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर साइमन ने अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और नैन्सी को बिठाया। पता नहीं कॉफ़ी की तलखी थी या इस मंजर की, मैगी का हलक तक कड़वा हो गया। उसने हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग ज़मीन पर दे मारा और वहाँ से पैदल ही चल दी। सारे रास्ते वो साइमन और नैन्सी के बारे में सोचती रही। नैन्सी की मगरूर मुतकब्बर निगाहें, साइमन की हिकारत भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। अपार्टमेंट पहुंची तो मार्था आ चुकी थी। उसने बताया कि उसके लिए कोई कोरियर आया है। वह हैरान सी हुई, उसे कौन कोरियर भेज सकता था। उसने जल्दी से पैकेट उठाया। मुँह से काफ़ी वजनी महसूस हुआ। स्टैंडर्ड एड्रेस पर ओल्ड होम का पता दर्ज था। उसने जल्दी से पैकेट खोला तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। अंदर वीजे बोर्ड उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने बार बार देखा, मगर वो वही वीजे बोर्ड था, मगर वो तो उसे डस्टबिन में फेंक चुकी थी। फिर ये ओल्ड होम से उसके पास कैसे आया? उसने अपना सर पकड़ लिया और वीजे बोर्ड उठाकर अलमारी में रख दिया। मार्था वॉशरूम से बाहर आई तो उससे कोरियर के बारे में पूछने लगी। उसने झूठ बोल दिया कि ग्रैनी की पेंटिंग ओल्ड होम वाले सामान के साथ देना भूल गए थे, इसलिए अब भिजवाई है। खाना दोनों ने मिलकर साथ खाया। इसके बाद मार्था क्लब चली गई। मार्था ने उसे भी साथ आने की ऑफर दी, मगर उसने इनकार कर दिया। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। मार्था के जाने के बाद वो बहुत देर तक सोचती रही। फिर अलमारी से वीजे बोर्ड निकाल आई और उसे देखने लगी। उसे वो एक नॉर्मल वीजे बोर्ड लग रहा था। शायद ये दूसरा कोई बोर्ड हो जिसके बारे में ग्रैनी उसे बताना भूल गई हो। क्या पता ये वही विश बोर्ड हो। इस सोच ने उसके अंदर एक बिजली सी भर दी। उसने जल्दी से कैंडल्स ढूंढी और लाइट ऑफ कर वीजे बोर्ड के गिर्द कैंडल्स रोशन कर दी और गेम के मुतालिक बताई हुई ग्रैनी की बातें याद करने लगी। उसने प्लान चैट पर अपनी दोनों उंगलियां रख दी और स्पीड को बुलाने लगी। 2-3 मरतबा स्पीड को बुलाने के लिए उसने ऐसा किया। इसके बाद मैगी को कमरे में किसी की कदमों की आहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। खौफ की एक लहर मैगी के पूरे वजूद में दौड़ गई। कैंडल्स की रोशनी में उसने डरते डरते इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। उसने सवाल किया, क्या कोई स्पीड यहाँ आ चुकी है? प्लान चैट यस पर आकर रुक गई। इससे पहले कि मैगी मजीद कुछ पूछती, प्लान चैट खुद ब खुद हरकत करने लगी। मैगी उन अल्फ़ाबेट को पढ़ने लगी जिनके गिर्द प्लान चैट घूम रही थी। उस स्पीड को पहले से ही पता था कि उसे साइमन को हासिल करना है। मैगी खौफ के मारे अपनी जगह से उछल पड़ी। इसका मतलब ये वही मनहूस वीजे बोर्ड था जिस पर ग्रैनी के साथ उसने गेम खेली थी और डेविड नाम की स्पिरिट ने साइमन के बदले उसके अंदर आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। और यही बोर्ड ग्रैनी के सामान के साथ उसके पास आया था और उसे उसने फेंक दिया था। और अब ये बोर्ड कोरियर के जरिए उस तक पहुंचाने का मतलब ये था कि वो स्पिरिट वापस नहीं गई। ग्रैनी उसे भेजने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी और अब उस स्पिरिट ने उसे ढूंढ लिया था। वो हर हाल में अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। मैगी ने बोर्ड उठाकर दूर फेंक दिया और कमरे की लाइट्स ऑन करने लगी कि अचानक ही पीछे से किसी ने उसके सर पर कोई वजनी चीज मारी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह उसकी आंख खुली तो अपने बिस्तर पर थी। उसने याद करने की कोशिश की कि वो वहां तक कैसे पहुंची, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। जब भी मार्था उसके लिए नाश्ता ले आई, उसने तशक्कुर भरी नजरों से मार्था को देखा। जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रही थी उसमें मार्था जैसी दोस्त का साथ किसी नेमत से कम नहीं था। मार्था के साथ बातें करते हुए उसने पूछा कि वो कब वापस आई थी। मार्था ने बताया कि वो रात 12 बजे के बाद घर आई। जब वो आई तो मैगी सो चुकी थी। जाने से पहले मार्था ने उसे शाम को डिनर बाहर करने की ऑफर की ताकि मैगी का मूड भी अच्छा हो जाए और फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद मैगी रात को होने वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगी। उसे सिर्फ ये याद था कि वो लाइट्स ऑन कर रही थी और कोई चीज़ उसके सर से टकराई और वो नीचे गिर गई। इसके बाद क्या हुआ ये सोच कर उसके सर में मज़ीद दर्द हो गया। उसने अपने सर पर हाथ रखा तो उसे अपने सर पर चोट लगी हुई महसूस हुई
वो जल्दी से उठी और मिरर के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपने बाल हटाकर देखा तो जिस जगह उसे दर्द महसूस हो रहा था वहाँ से उसके सर की जिल्द फटी हुई थी और खून खुश्क होकर जम चुका था। उसने जख्म पर मेडिसिन लगाई और खुद दूसरे कमरे में आ गई जहाँ उसने रात को कैंडल जलाकर वीजे बोर्ड पर गेम खेली थी। पूरा कमरा साफ था, कमरे में किसी कैंडल का नामो निशान नहीं था। वो हैरत ज़दा रह गई। उसने वीजे बोर्ड ढूंढा मगर वो भी नहीं मिला। शायद मार्था ने कहीं रखा हो, उसने सोचा, मगर वो मुझे बता देती। वो वापस अपने रूम में आ गई और शाम को पहनने के लिए कपड़े निकाल कर देखने लगी। रेड कलर की मैक्सी उसे बहुत पसंद थी। उसने वही निकाल कर कमरे में पड़े सोफे पर रख दी। वो सब कुछ भुला देना चाहती थी। उसने खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लिया। उसने अपने कपड़े उठाए और अपार्टमेंट से मुल्हिका लॉन्ड्री में आ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मार्था जल्दी आ गई, उसने सोचा, और वहीं से उसे आवाज़ दी, मार्था, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। लॉन्ड्री का काम ख़त्म कर वो अंदर आ गई। मार्था कहीं नहीं थी। उसने सारा अपार्टमेंट चेक किया। जब भी उसे कुछ जलने की तेज़ बू महसूस हुई वो भागकर किचन की तरफ गई। बर्नर ऑन था और उस पर रखी उसकी रेड मैक्सी आग के शोले में तब्दील हो चुकी थी। वो खौफ के मारे अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। ये सब कौन कर रहा था? क्या वो स्पिरिट? उसने आंसू भरी आंखों से अपनी फेवरेट मैक्सी को राख में तब्दील होते हुए देखा। उसे अपार्टमेंट में तन्हा रहने से खौफ आने लगा। कभी उसे लगता उसके पीछे कोई खड़ा है, किसी के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई और सामने पार्क में बैठकर मार्था का इंतज़ार करने लगी। मार्था जब आई तो उसे वहाँ बैठी देखकर हैरान हुई। उसने तबीयत का बहाना बना दिया। मार्था वो डिनर कर चुके थे और अब चलते हुए अपनी पसंदीदा जगह पर आ गए। एक ऊंचाई पर बना हुआ छोटा सा गार्डन था जहाँ मदर मैरी का मुजस्मा फाउंटेन के ऊपर अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। इर्द गिर्द बहुत सारे फूलों की बहुतात थी। मार्था फाउंटेन के करीब चली गई और प्रे करने लगी। मैगी दूर खड़ी से देखती रही। मार्था ने उसे बुलाया मगर उसके कदम जैसे जमीन में मजबूती से जकड़े जा चुके थे। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें फैलकर स्याह हो चुकी थी। वो मार्था ही को देख रही थी। उसने जल्दी से अपने गले में पड़ा क्रॉस वाला लॉकेट निकाला और हाथ में पकड़ लिया और मैरी के मुजस्मे के पास जा खड़ी हुई। उसे मैगी की तरफ देखने से डर लग रहा था। वापस नहीं चलना है मार्था, या सारी रात यहीं गुजारनी है? उसे मैगी की भारी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। मैगी अभी भी वहीं खड़ी थी और ऐसे लगता था वो उसे बिना लिए वापस घर नहीं जाएगी। अब वो वही पहले वाली मैगी लग रही थी। उसने गहरा सांस लेते हुए क्रॉस का निशान बनाया और डरते हुए उसके पास चली आई। मैगी अब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसने बारहा मैगी की तरफ देखा मगर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। मार्था का जहन वहीं अटका हुआ था। जब से वो ग्रैनी से मिलकर आई थी अजीब हरकतें करने लगी थी और फिर ग्रैनी का यूँ अचानक चले जाना। मार्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल संडे था, उसने सोच लिया वो मैगी को लेकर चढ़ जाएगी। मैगी के साथ ज़रूर कुछ हुआ था। तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना? वो अपार्टमेंट के करीब पहुंच चुके थे जब मैगी ने उससे पूछा। मार्था ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैगी ने टीवी ऑन कर लिया और अब वो मूवी देख रही थी। मार्था ने किचन में आकर कॉफ़ी बनाई। मैगी को कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए मार्था को उसका हाथ बर्फ जैसा सर्द लगा। वो अपने कमरे में आ गई। मैगी दोनों पाँव टेबल पर रखी बड़े ही रिलैक्स अंदाज में बैठी थी। कमरे में आकर वो मैगी के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो जल्दी से उठी और विंडो से पर्दे हटाकर देखा। उसे मैगी सामने रोड पर जाती हुई नजर आई। रात का 1 बजा था। इस वक्त कहाँ जा रही है? उसने सोचा और फिर खुद भी अपार्टमेंट से बाहर आ गई। मैगी तेज कदमों से सीधी चलती जा रही थी। उसने ब्लैक कलर का हुड वाला लंबा सा गाउन पहना था जिससे उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढक गया था। मार्था ने उसे पहले कभी ऐसा गाउन पहने हुए नहीं देखा था। चलते चलते मैगी अचानक ही रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मार्था जल्दी से दरख्त की ओर में छुप गई। मैगी इधर उधर बड़ी चौकन्नी नजरों से देखती हुई दोबारा चलने लगी। मार्था भी उसके पीछे चलने लगी। अब मार्था उससे ज़्यादा फासले पर चल रही थी ताकि मैगी की नज़रों से बची रहे। उसे मैगी का पीछा करते हुए काफ़ी देर हो गई थी मगर वो तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मार्था बुरी तरह थक चुकी थी। कई मरतबा उसका दिल चाहा मैगी को आवाज़ देकर रोक ले मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और बिला आखिर मैगी सड़क किनारे एक ग्रेवयार्ड के पास आकर रुक गई। उसने एक नज़र अपने पीछे डाली
और मुस्कुराते हुए ग्रेवयार्ड में दाखिल हो गई। ये सब देखकर मार्था की आवाज भागता हो गई। इतनी रात को ऐसी जगह मैगी का जाना मामूली बात नहीं थी। उसने वहां से भाग जाना चाहा, मगर कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो गैर इरादी तौर पर ग्रेवयार्ड में दाखिल होगी। अंदर हू का आलम था। दरख्त से गिरे हुए सूखे पत्ते हर तरफ बिखरे हुए थे। कब्रों के दरमियान चलते हुए उसे मैगी एक कब्र के पास खड़ी नजर आई। वो बेतहाशा रो रही थी। मार्था का दिल लर्ज गया, क्योंकि रोने की आवाज़ अजीब थी जो मैगी के अंदर से आ रही थी। उसने थोड़ा सा आगे होकर देखा। कब्र पर किसी डेविड का नाम तहरीर था। मरने की डेट साल पहले की थी। मार्था को समझ नहीं आ रहा था। तभी मैगी उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे से हुड हटा हुआ था, मगर ये चेहरा मैगी का तो नहीं था। ये तो कोई मर्द था जिसका सर और चेहरा आधा कटा हुआ था। लगता था किसी ने उसके सर पर कुल्हाड़े से वार किया हो। उसके सर से खून बह रहा था। माय फ्रेंड मार्था, मुझे पता था तुम जरूर मेरे पीछे आओगी। अब वो खुशी से उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। मार्था अपनी जगह साख्त खड़ी रही और उसे देखती रही। वो कौन था? मैगी के अंदर कहाँ से आया था? मार्था में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से पलट जाती। उसका वजूद मनोवजनी हो गया था। वो अपनी मर्जी से अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। मैंने अपना तारुफ तो कराया नहीं, मैं डेविड। उसने अपना हाथ मार्था की तरफ बढ़ाया। मार्था ने हाथ आगे कर दिया। जैसे उसने मार्था का हाथ थामा, उसकी पूरी रूह जैसे आग में जलने लगी। मार्था के हाथ में क्रॉस वाला लॉकेट था। मार्था ने उसका हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक मैगी का वजूद झटका खाकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। मार्था ने जल्दी से वो लॉकेट मैगी के गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसे मैगी की कहानी की आवाज़ सुनाई दी। मार्था, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो। मैगी उठकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मार्था ने उसे पकड़कर उठाया। डेविड की रूह से थोड़ी देर के लिए सही उनकी जान छूट गई थी। वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गई। मार्था उसे लेकर गार्डन में आ गई। उसे सबसे महफूज जगह इस वक्त वही लग रही थी। वो दोनों फाउंटेन के पास बैठ गई। मैगी ने मार्था को सब कुछ बता दिया। अब मार्था से कुछ भी छुपाना बेवकूफ़ी थी। उसने हर मर्तबा उसकी मदद की थी जब भी वो किसी मुश्किल वक्त में गिरफ्तार हुई थी। मार्था उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। अगर उसने मैगी को ऐसी हालत में ना देखा होता। उन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। सुबह उनका इरादा चर्च जाने का था। दोनों अपनी जगह सोचों में गुम थी। मैगी साइमन को पाने की जिद में आज इस हाल को पहुंच चुकी थी जहां से उसे कोई वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपने किए गए गलत और जज्बाती फैसलों पर पछता रही थी। अंधेरी रात गुजर चुकी थी। सुबह का रोशन सूरज तलू हो गया था। काश ये रोशनी मैगी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही उजाला कर दे, मार्था ने सोचा था। वो दोनों वहाँ से निकलकर अपार्टमेंट गए। अपार्टमेंट की हालत बहुत बुरी थी। सारा सामान बुरी तरह बिखरा और टूटा हुआ था। ऐसे लगता था किसी ने हर चीज़ उठाकर फेंक दी हो। उन्हें वहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं लगा। वहाँ से निकलने से पहले मैगी वो मनहूस वीजे बोर्ड उठाना नहीं भूली थी, जिसकी वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा था। मार्था फादर थॉमस से पहले ही राब्ता कर चुकी थी। जैसे ही वो चर्च पहुँचे, फादर उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। मैगी ने वो वीजे बोर्ड उनके सामने रख दिया और अपने साथ पेश आए नागवार हादसा के बारे में उन्हें बताने लगी। फादर ने उसकी तमाम बातें सुनने के बाद एक गहरी सांस भरी और बोले, ओ माय चाइल्ड, ये तुम किस मुश्किल जगह में आकर फंस गई हो। तुमको मालूम है हम लोग इसीलिए इसको पसंद नहीं करते। उन्होंने वीजे बोर्ड की तरफ इशारा किया। ये एक इवल बोर्ड है जो इंसान को सिर्फ उसकी ख्वाहिशात में उलझाकर उनके ज़रिए अपना मकसद पूरा करता है। आई एम सॉरी माय चाइल्ड, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फादर ने उन्हें वहाँ से जाने का इशारा किया। मैगी की हालत बहुत बुरी थी। फादर के इस तरह इनकार करने पर मार्था भी परेशान हो गई। फादर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? मैगी रोते हुए बोली, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ फादर, और गार्ड से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ। फादर ने एक नज़र उसके झुके हुए सर पर डाली। शर्म सारी उसके चेहरे से आया थी। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेगा, मगर हम सिर्फ तुम्हें राह दिखाएगा। रास्ते पर तुमको चलना होगा मैगी। गार्ड तुम्हें हर बुराई से महफूज रखे। फादर ने क्रॉस का निशान बनाते हुए उसके सर पर हाथ रखा और उसे आंखें बंद करने का कहा। फिर उन्होंने होली वाटर उसके ऊपर छिड़क दिया। मैगी को लग रहा तो कोई बर्फ़ जैसी ठंडी चीज़ उसके पूरे वजूद से निकल रही हो। उसके कंधे जो किसी नादिदा बोझ से टूट रहे थे अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे।
उसको अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। उसकी रूह अजीब सी शर्मसारी महसूस कर रही थी। उसने अपनी बंद आंखें खोली, हर तरफ रोशनी महसूस हो रही थी। वो फादर को देखकर मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हारे ऊपर से स्पिरिट का असर जायद कर दिया है माय चाइल्ड। अब उस स्पिरिट को उसकी असल जगह यानी हेल्प पहुंचाना तुम्हारा काम है। उन्होंने मैगी को एक होली वाटर की बोतल दी और लकड़ी से बने हुए 4 क्रॉस के निशान उसे दिए और एक सफ़े पर मुकद्दस बाइबल की लाइंस लिखकर मैगी के हवाले की, जो डेविड की स्पिरिट को जहन्नुम में भेजने के लिए थी। फादर ने उन्हें ढेर सारी हिदायत और दुआओं के साथ चर्च से बाहर छोड़ा। अब मैगी और मार्था को रात होने का इंतज़ार करना था। बिलाखिर रात आ गई। अपने दामन में हज़ारों पोशीदा राज लिए मैगी डेविड की रूह को बुलाने की तैयारी कर रही थी। मार्था भी उसका साथ दे रही थी। कमरे के दरमियान में ऊजा बोर्ड के गिर्द कैंडल्स रोशन कर दी गई थी। ऊजा बोर्ड के चारों तरफ क्रॉस के निशान नस्ब कर दिए थे। मार्था ने कमरे में चारों तरफ होली वाटर का छिड़काव कर दिया। इसके बाद मार्था को वहाँ से निकल जाना था। जब तक फादर की कॉल नहीं आ जाती उसे अपार्टमेंट से दूर रहना था। मार्था ने जाने से पहले मैगी को गले लगाया। दोनों की आंखें भर आई। मैगी, इस खेल में जीत अच्छाई ही की होगी। मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है। तुम्हें बुराई को अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा और ये तुम कर लोगी। मुझे अपनी मैगी पर यकीन है। मार्था ने उसके बहते हुए आंसू साफ किए और वहाँ से निकल गई। मैगी ने टाइम देखा, 12 बजने वाले थे। उसने होली वाटर की बोतल को अपने कपड़ों में छुपाया और कमरे की लाइट्स ऑफ करके नीचे बोर्ड के सामने बैठ गई। मुकद्दस बाइबल की वो लाइन उसे अजबर हो चुकी थी जो फादर ने उसे पढ़ने को दी थी और वो उस स्पिरिट का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उसने प्लान चैट पर अपनी उंगलियां रखी और डेविड की स्पिरिट को बुलाने लगी। उसने काफ़ी मर्तबा यही अमल दोहराया मगर कमरे में कोई हलचल ना हुई जो डेविड के आने का पता देती। मैगी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। लगता है फादर के डर से वो स्पिरिट वापस चली गई है, उसने सोचा और वहाँ से उठना चाहा। तभी उसके कानों में फादर की आवाज़ गूंजी, नो माय चाइल्ड, यहाँ से बाहर कदम मत निकालना। ये सब उस शैतान की चाल है। वो यहाँ आ चुका है। बोर्ड की तरफ देखो। मैगी को जैसे झटका लगा। उसने बोर्ड पर देखा जहाँ बना हुआ शैतानी चेहरा लाल होकर अपनी जगह से उभर चुका था। मैगी अपनी जगह सुन होकर रह गई। उसने होली वाटर बोर्ड के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही बोर्ड पर पानी गिरा, कमरे में डेविड की चीखने की जोरदार आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैगी को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। मैगी ने अपने हाथ में क्रॉस वाला लॉकेट पकड़ा हुआ था और बाइबल की वो लाइन्स पढ़ने लगी जो फादर ने उसे बताई थी। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। पहले डेविड की चीखने और अब उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। मैगी को लग रहा था कोई पूरे कमरे में दौड़ रहा है, दीवारों पर चढ़ रहा है। एक मर्तबा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके मद्दे मुकाबिल किसी का चेहरा आ गया हो। झुलसती हुई गर्म आँख की लपेटें उसे अपने करीब महसूस हो रही थी मगर उसने फादर की हिदायत पर अमल करते हुए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो बार बार वही लाइन दोहरा रही थी। कमरे में जैसे तूफान बरपा था। चीज़ें उड़कर आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी मगर मैगी नहीं रुकी। उसके पीछे फादर थॉमसन खड़े थे जो उसे बुराई से लड़ने के लिए ताकत और हौसला दे रहे थे। मैगी ने आखिरी बार जोरदार आवाज़ में डेविड की स्पिरिट को जहन्नुम में जाने का कहा और हाथ में पकड़ा क्रॉस वीजे बोर्ड के दरमियान में गाड़ दिया। क्रॉस के गड़ते ही वीजे बोर्ड को आग लग चुकी थी। मैगी ने अपनी बंद आंखें खोल दी। वीजे बोर्ड की आग में उसे डेविड की स्पिरिट भी जलती हुई नजर आ रही थी। वीजे बोर्ड जलकर राख हो चुका था और उसके साथ वो ईवल आत्मा भी जहन्नुम रसीद हो चुकी थी। मैगी ने सुकून का सांस लिया और उठकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। वीजे बोर्ड की राख इकट्ठी कर कर उसने उस पर होली वाटर छिड़क दिया। होली वाटर छिड़कते ही राख ज़मीन से ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। मैगी को हर जगह रोशनी और सुकून नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद मार्था भी आ गई। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। एक भयानक और शैतानी खेल का अख्ताम हो चुका था। मैगी पर गुजरे सारे तकलीफदेह दिन उसे उसकी गलती का एहसास करा चुके थे। साइमन कभी उसके लिए बना ही नहीं था। वो उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थी। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी मगर अब वो ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहती थी। अपनी नादानी के बायस वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुकी थी। एक रोशन कल उसका मुंतज़िर था और मार्था जैसी मुखलिस दोस्त उसके साथ थी जो उसकी अंधेरी रातों में जुगनू की तरह उसे रास्ता दिखा रही थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मज़ीद मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।